फरवरी 18, 1946 सुबह के 8 बजे HMIS तलवार बॉम्बे हार्बर। सिग्नल ट्रेनिंग जहाज के उमस भरे डेक पर सुबह का सूरज अभी से आग बरसा रहा है। हवा में नमक और डीजल के धुएं की गंध है और साथ ही किसी और चीज की भी कुछ सड़ने की। कल्पना कीजिए आप HMIS तलवार के मेस हॉल भोजनालय में खड़े हैं। वहां भारी भीड़ है, शोर है और माहौल में गजब का तनाव है। 1500 नाविक, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता है, नाश्ते के लिए कतार में खड़े हैं। इन लोगों ने अभी अभी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए द्वितीय विश्व युद्ध लड़ते हुए बरसों बिताए हैं। उन्होंने जर्मन यूबोट्स और जापानी टॉर्पीडो का सामना किया है। लेकिन आज दुश्मन समुद्र के उस पार नहीं है। वह ठीक यही है, उनकी थालियों में। कतार में सबसे आगे खड़ा एक नाविक नीचे देखता है। उसकी धातु की कटोरी में बिना पकी हुई दाल का एक लोथड़ा पड़ा है जो कंकड़ और पत्थर से भरा है, और साथ में ब्रेड का एक टुकड़ा जो इतना बासी है कि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वह उसे नहीं खाता। वह अपनी थाली दीवार पर दे मारता है। धातु से धातु टकराने की वह खनक किसी गोली की आवाज की तरह पूरे कमरे को चीर देती है। खाना नहीं तो काम नहीं। यह नारा एक हल्की भुनभुनाहट के रूप में शुरू होता है, लेकिन देखते ही देखते एक दहाड़ में बदल जाता है। यह गुस्सा सिर्फ खराब दाल के लिए नहीं है। यह गुस्सा है उन सालों का जब उन्हें गोरे ब्रिटिश नाविकों के मुकाबले वेतन का एक मामूली हिस्सा दिया जाता था। यह गुस्सा है अपने कमांडिंग ऑफिसर आर्थर फ्रेडरिक किंग द्वारा कुलियों के बेटे, सन्स ऑफ कूलीज कहे जाने का। यह गुस्सा है BC दत्त नामक एक टेलीग्राफिस्ट द्वारा पिछली रात जहाज की दीवारों पर चुपके से लिखे गए उन नारों का, अंग्रेजों भारत छोड़ो, जय हिंद। दोपहर होते होते HMIS तलवार अब ब्रिटिश कमान के अधीन नहीं रहा। यूनियन जैक, बर्तानिया झंडा को नीचे उतार दिया जाता है। उसकी जगह 3 झंडे एक साथ हवा में लहराते हैं, कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का चांद और कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। ब्रिटिश अधिकारी भ्रमित हैं। उन्हें लगता है कि यह एक साधारण मजदूरों की हड़ताल है। वे गलत हैं। पानी पर खबर बहुत तेजी से फैलती है। अगली सुबह तक विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल जाता है। यह एक जहाज से दूसरे जहाज तक कूदता है। HMIS हिंदुस्तान, HMIS नर्मदा, HMIS यमुना। 24 घंटों के भीतर 78 जहाज और 20 तटीय प्रतिष्ठान विद्रोहियों के कब्जे में आ जाते हैं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो आलीशान ताजमहल होटल की बालकनी से दिख रहा है। ब्रिटिश मेहमान अपनी दोपहर की चाय की चुस्की ले रहे हैं और हार्बर की ओर देख रहे हैं। अचानक वे सब बुत बनकर रह जाते हैं। रॉयल इंडियन नेवी के जंगी जहाजों की विशाल तोपें घूम रही हैं। वे बॉम्बे की रक्षा के लिए समुद्र की ओर नहीं देख रही। वे सीधे ताज होटल और याcht क्लब की ओर निशाना साधे हुए हैं। नाविक, जो अब खुद को इंडियन नेशनल नेवी कह रहे हैं, अधिकारियों को एक रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश भेजते हैं। अगर आपने हमारे किसी एक भी साथी को नुकसान पहुंचाया तो हम याcht क्लब और ताज को उड़ाकर राख कर देंगे। ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व को लकवा मार जाता है। यह उनका सबसे डरावना सपना है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन विरोध प्रदर्शनों और अहिंसा के साथ लड़ा गया था। लेकिन यह 20,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं जिनके पास भारी तोपखाने हैं और उन्होंने साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनकी नौसेना। मुख्यालय में हड़कंप मच जाता है। जनरल रॉब लॉकहार्ट को एक घबराहट भरी कॉल आती है। पुलिस इसे नहीं रोक सकती। रेटिंग्स नाविकों ने शस्त्रागार तोड़ दिए हैं। वे ट्रकों में भरकर बॉम्बे की सड़कों पर घूम रहे हैं, बंदूकें लहरा रहे हैं और नागरिकों को अपने साथ शामिल होने के लिए कह रहे हैं। और नागरिक उनके साथ शामिल हो भी रहे हैं। अंग्रेजों को एहसास हो गया है कि उन्होंने पानी खो दिया है, उन्होंने सड़कें खो दी हैं और वे अब अपने ताज के सबसे कीमती रत्न को भी खोने वाले हैं। लेकिन जैसे ही 19 फरवरी की रात होती है,
विद्रोहियों पर एक काला साया मंडराने लगता है। अंग्रेज सिर्फ बातचीत नहीं करने वाले, वे रॉयल एयरफोर्स वायुसेना को इकट्ठा कर रहे हैं। बमवर्षक विमानों बॉम्बर्स के एक स्क्वाड्रन को हार्बर के ऊपर नीचे उड़ान भरने का आदेश दिया जाता है। उनके निर्देश भयानक रूप से स्पष्ट हैं, अगर जहाज आत्मसमर्पण न करें तो उन्हें डुबो दो। नाविक अपनी तोपों के पास मुस्तैद खड़े हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वे आसमान में इंजनों की गड़गड़ाहट का इंतजार कर रहे हैं। टकराव शुरू हो चुका है। यह इस कहानी का पहला पार्ट 1 है। इसका दूसरा भाग पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे की कहानी मिस न करें।